जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट भले ही भर जाए, मन नहीं भरता। लाल सिंह चड्ढा रीमेक नहीं है, एडेप्टेशन। फॉरेस्ट गंप का रीमेक हो ही नहीं सकता। राइट। वो एडेप्टेशन है साहब। हमें फिल्म्स के राइट लेने में 10 साल लग गए। 10 साल लग गए। आपकी मूछें बड़ी शानदार लग रही हैं, मतलब पूरे इंटरव्यू में मेरा ध्यान सिर्फ आपकी मूछों पे जा रहा है। मतलब मैं बड़ी देर से सोच रहा था नहीं कि ये जवाब खत्म हो तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दूं कि कई किसी फिल्म में लुक दिखेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस वक्त अगर पूरे देश में चर्चा है तो एक ही नाम की है, लाल सिंह चड्ढा। एंड आप सोच रहे होंगे कि लाल सिंह चड्ढा की चर्चा है एंड व्हाई आई हैव अतुल कुलकर्णी सर विद मी। तो आपने लिखी है सर फिल्म। अभी तक तो हमने आपको खूब सारे कैरेक्टर्स में देखा है, मतलब हर तरह का कैरेक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव, ईच कैरेक्टर यू हैव प्लेड, बट इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आपने एक फिल्म लिखी है, और वो भी सीधे आमिर खान की फिल्म, और वो भी आसान नहीं। मतलब 14-15 साल की जर्नी रही है इस फिल्म की। तो सबसे पहले तो वो जर्नी बड़ी कमाल की है, तो मैं उसी जर्नी के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, कैसे शुरू हुई थी। जी, ये तकरीबन 14 साल पुरानी बात है। जाने तू या जाने ना नाम की एक फिल्म प्रोड्यूस की थी आमिर साहब ने। तो उसका प्रीमियर था, और उस प्रीमियर के बाद हम लोग उनके घर चले गए, खाना वाना खा रहे थे, तो बात निकली कि कौन कौन सी फिल्में अच्छी लगती हैं। तो काफी फिल्मों की बात हुई, उसमें से एक फॉरेस्ट गंप थी। तो खैर खाना हो गया, फिर मैं घर आ गया। मुझे दूसरे दिन कहीं शूटिंग के लिए जाना था आउटडोर, और वो शूट कैंसिल हो गई। तो 12-15 दिन मेरे पास ऐसे ही खाली थे, और मेरे डेस्क पे फॉरेस्ट गंप की डीवीडी थी। तो पहले ही रात बात हो चुकी थी कि फॉरेस्ट गंप एक अच्छी फिल्म है, और काफी दिनों से मैंने देखी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं एक बार। और जब मैंने फिल्म देखना शुरू कर दिया, तो एक ख्याल मन में आया कि अगर ये जो कैरेक्टर है वो अगर हिंदुस्तानी होता तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती, वो किन चीजों से गुजरता, हमारे देश का जो इतिहास है 50 सालों का हो गया। ऐसे कुछ कुछ ख्याल मेरे दिमाग में आते रहे, और मैं कुछ नोट्स बनाने लगा। और एक आध घंटे के बाद मैंने फिल्म रोक दी, और मुझे लगा कि क्यों ना ट्राई किया जाए स्क्रिप्ट लिखना, तो कोशिश करते हैं। तो मैंने पहला सीन लिखना शुरू कर दिया, फिर मैं लिखते गया, फिर फॉरेस्ट गंप फिर से मतलब आगे पीछे करके देखता रहा, और करते करते 10 दिन में मुझे ये महसूस हुआ कि मैंने तो पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली है। तो मैंने फिर से पढ़ी 2-4 बार, और 2-3 दिनों में और उसके 2 ड्राफ्ट हुए, और मेरी तरफ से एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया। तो उसके बाद मैंने आमिर साहब को फोन किया कि एक फिल्म मैंने लिखी है, फॉरेस्ट गंप का एडेप्टेशन है, सो आई वांट यू टू हियर इट। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, सुनते सुनते हैं। 2 साल तक उन्होंने फिल्म सुनने के लिए वक्त नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि हम मिलते नहीं थे, ऐसा नहीं था कि हमारी फोन पे बात नहीं होती थी, बस जब भी ये स्क्रिप्ट की बात निकलती थी तो टाल देते थे। तो 2 साल हो चले, अच्छा कुछ बताते भी नहीं थे, कह रहे थे कि सुनते हैं सुनते हैं। तो 2 साल बाद ऐसी ही हमारी किसी चीज को लेकर बात हो रही थी, और मैंने फिर से कहा कि अरे यार, आप क्यों नहीं सुन रहे हो स्क्रिप्ट वो। तो खामोशी छा गई 2 मिनट के लिए, और फिर उन्होंने कहा क्या है कि तुमने कभी स्क्रिप्ट लिखी नहीं है आज तक, 15 दिन में तुमने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिख दी, वो भी फॉरेस्ट गंप का एडेप्टेशन लिख दिया। तुम मेरे बहुत करीबी दोस्त हो, अब होगा यूं कि तुम स्क्रिप्ट पढ़ोगे, मुझे अच्छी नहीं लगेगी, मैं मना कर दूंगा, तुम्हें बुरा लगेगा। तो मुझे वो सब नहीं चाहिए कि तुम्हें बुरा लगे और मैं ना कहूँ, अवॉइड कर। तो मैं जोर से हंसने लगा, मैंने कहा यार मैं राइटर थोड़ी हूँ, मेरी जिंदगी थोड़ी इस पे डिपेंडेंट है, तो सुन लेना, अगर नहीं अच्छी लगी तो डाल देते हैं कचरे के डिब्बे में, क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो मैंने कहा कहाँ हैं आप, कहने लगे पंचगनी में हूँ। तो मैं पूना में था, तो मैंने स्क्रिप्ट मंगवाई मुंबई से, और मैं पंचगनी चला गया।
पजगनी गया और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। जैसे खत्म हुई स्क्रिप्ट, मैं और आमिर हमेशा मराठी में बात करते हैं ज्यादातर, तो मराठी में उन्होंने कहा कि मतलब मैं ये फिल्म करूंगा, मैं ये फिल्म प्रोड्यूस करूंगा, मैं इस फिल्म में एक्ट करूंगा। और उनका जो प्रोडक्शन देखते हैं राव साहब, उनको उन्होंने तुरंत फोन किया उसी वक्त वहीं से, और उन्होंने कहा कि 3 टाइटल बुक कर दो, लाल, लाल सिंह चड्ढा। किरण को फोन किया नेक्स्ट और कहा कि अतुल ने बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है, अगली फिल्म हम ये करने वाले हैं, हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, कल हम मुंबई आ रहे हैं आपको सुनाने स्क्रिप्ट। और उसके बाद हम लोग लग गए, खासतौर पे आमिर, उसका राइट्स लेने के लिए उसके, फॉरेस्ट गंप के, पैरामाउंट की फिल्म है। और साहब हमें फिल्म्स के राइट लेने में 10 साल लग गए। 10 साल लग गए। जी हाँ। तो उसके बाद खैर राइट्स मिल गए और हमने फिल्म शुरू कर दी, और फिर कोविड आ गया, तो करते करते उसमें फिर 2 साल लग गए, 2-2.5 साल। तो इस तरह से 14 साल की कहानी है, और 11 अगस्त को ये हमारा जो बच्चा है 14 साल का वो आ जाएगा। 14 साल, मतलब कई बार बड़ी अनरियल सी चीजें लगती हैं कि मतलब 14 साल किसी फिल्म को बनाने में लग गए। तो आपको मतलब विश्वास था इस पूरे दौरान की बनेगी? कहीं ऐसा हुआ कि आपको लगा यार, मतलब बिकॉज 14 साल इज टू लॉन्ग, आपने 14 साल में पता नहीं कितने किरदार कर दिए होंगे, कितनी फिल्में कर दी होंगी, तो कभी ऐसा लगा था कि यार हो सकता है ना बन पाए? कभी होप खोई थी? हम दोनों काम कर रहे थे अपना अपना, ये इसका राइट्स की बात नहीं जा रही थी आगे, तो आमिर ने भी दूसरी फिल्में शुरू कर दी वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन क्या है ना कि आमिर एक ऐसे शख्स हैं कि जब वो एक आध बात ठान लेते हैं, और जब तक उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि भैया या तो वो चीज गलत है या फिर वो चीज हो ही नहीं सकती, तब तक वो रुकते नहीं है। अगर उनको लगता है कि ये चीज नहीं हो रही है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं वो। और वही हुआ, मतलब आसान चीज नहीं है। उन्होंने क्या क्या नहीं किया, एक बार उनसे पूछ लीजिएगा कि उन्होंने क्या क्या किया इसके राइट्स लेने के लिए। तो बहुत बहुत सारे, जिसको हम कहते हैं कि पापड़ बेलना, तो बहुत पापड़ बेले, और 10 साल के बाद उन्हें राइट्स मिले। लेकिन जब एक इतना पैशनेट आदमी एक चीज के पीछे पड़ जाता है तो 2 चीजें हो जाती हैं। एक तो आपको ये एहसास होता है कि जो आपने लिखा है वो बहुत ही कुछ मूल्यवान चीज है, इसीलिए ये जो शख्स है, आमिर जैसा शख्स, वो इसके पीछे पड़ा। और दूसरी बात, आपको विश्वास हो जाता है कि चाहे देर लग जाए लेकिन ये आदमी ये करके रहेगा। और वैसे ही हुआ। हम सब लोग उन्हें जानते हैं, वो राइट्स लेके आए और फिल्म शुरू कर दी। वैसे सर एक चीज, मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक होगी, लेकिन आपकी मूछें बड़ी शानदार लग रही हैं। मतलब पूरे इंटरव्यू में मेरा ध्यान सिर्फ आपकी मूछों पे जा रहा है। मतलब मैं बड़ी देर से सोच रहा था नहीं कि ये जवाब खत्म हो तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दूं कि कहीं किसी फिल्म में लुक दिखेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये लुक किसी फिल्म में दिखेगा सर? जरूर दिखेगा। हाँ, मतलब दिखना चाहिए। बात है, मैं आपको बता दूंगा। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि बड़ा बड़ा सूट कर रहा है आपके ऊपर, तो ये जरूर दिखना चाहिए। अच्छा सर, आपने चॉकलेट को गोलगप्पे से रिप्लेस किया, जाहिर है इंडियनाइज करना था उसको, तो गोलगप्पे वाला आइडिया आप ही का था या किसी और ने भी, गोलगप्पा लवर ने सलाह दी कि गोलगप्पा कर दीजिए इसको? नहीं 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 नहीं। वो जो 10-12 दिन थे, अभी मैं मेरे घर से ही बात कर रहा हूँ, और वहां पे हमारा जो टेबल है वहां पे बैठ के मैंने ये लिखी, और मैं अकेला था घर पे, कोई और नहीं था। जी क्या है ना कि एक बात को समझ लेना चाहिए कि लाल सिंह चड्ढा रीमेक नहीं है, एडेप्टेशन। फॉरेस्ट गंप का रीमेक हो ही नहीं सकता। राइट, वो एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन हम किसे कहते हैं, रूपांतरण किसे कहते हैं, कि एक आपके पास कोई उपन्यास है, उसकी अगर आप फिल्म बना दे या नाटक बना दे तो वो रूपांतरण होता है, आप सब कुछ बदल देते हैं उस चीज का। एक फिल्म का ही रूपांतरण जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ही ये हुआ कि
ये एक अलग फिल्म है, इसीलिए इसका एडेप्टेशन किया, इसका रूपांतरण किया गया है। तो जब हम इस तरह से एडेप्टेशन करते हैं, रूपांतरण करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें जो एक फिलोसॉफिकल चीजें होती हैं, दर्शन मात्र चीजें जो होती हैं, उसका भी रूपांतरण होता है। ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, भाषांतर नहीं हो सकता, रूपांतरण हो सकता है। तो उसी तरह से वो जो गोलगप्पे वाला जो डायलॉग है वो आ गया कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट भले ही भर जाए मन नहीं भरता। और मुझे आप बताइए कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो ये गोलगप्पे वाली बात नहीं समझेगा? नहीं समझ सकता। लेकिन मैं एक चीज सिर्फ मुझे लग रही है कि आपने ये बात कही एडेप्टेशन है और हम समझते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो एक मास ऑडियंस है उस तक ये बात अभी पहुंची है कि दिस इज, क्योंकि लोग बार बार रीमेक 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 कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी सी अभी उतनी नहीं पहुंची? क्योंकि लोगों के दिमाग में एक चीज है फॉरेस्ट गंप का रीमेक है, लोग अभी शायद हमारे यहाँ अडेप्टेशन और रीमेक के फर्क को उतना नहीं समझ पाए। अभी अभी आपने ये सवाल करते हुए दो शब्द इस्तेमाल किए। पहले आपने कहा मास ऑडियंस और फिर आपने कहा लोग। 135 करोड़ का देश है हमारा साहब, और जो हमें जो लगता है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो हमारा देश है। और इसलिए हमें लगता है कि सबने फॉरेस्ट गंप देखी है, ऐसी बात नहीं है। जो आप मास ऑडियंस जो आपने कहा, वो तो खुद आता है कहानी सुनने, वो कोई रिसर्चर नहीं है, वो कोई किताब लेके नहीं बैठता है कि मैं डॉक्टरेट कर दूं इस चीज में, नहीं, वो कहानी सुनने आता है। हम सब लोग चाहे कुछ भी हो हमारे दिमाग में, एक कहानी सुनने जाते हैं, और जो हमारे सामने पर्दे पे घट रही है वो कहानी अगर हमें अच्छी लगती है तो हम उसे सुनते हैं, हम उसे देखते हैं, लोगों को भी बताते हैं। और लाल सिंह चड्ढा जो है वो एक देसी फिल्म है, पूर्णतः देसी फिल्म है, एक देसी फैमिली फिल्म है, जो 5 साल से के बच्चे से लेकर 100 साल या उससे भी उम्र वाला कोई है, तो वो एक साथ बैठ के इस फिल्म को देख सकते हैं। ये ऐसी वाली फिल्म है। तो मुझे नहीं लगता कि एक बार फिल्म के टाइटल शुरू हो जाएं, एक बार हमारी कहानी शुरू हो जाए जो एक देसी कहानी है, एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। मैं तो कहता हूं हमेशा कि एक खूबसूरत देश की एक खूबसूरत कहानी है जो एक खूबसूरत इंसान के जरिए कही गई है, वो है लाल सिंह चड्ढा। तो मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने देखी है वो भी, और जिन्होंने नहीं देखी है उनका तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन जिन्होंने देखी है फॉरेस्ट गंप, वो भी मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट के बाद उस फिल्म को याद करेंगे। इतनी ये देसी फिल्म है, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, फॉरेस्ट गंप रीमेक नहीं हो सकती, वो नए सिरे से लिखी जानी पड़ेगी, वैसे ही ये लिखी गई है। मतलब ये आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और मुझे लगता है इसको हाईलाइट करना भी बहुत जरूरी है कि भाई फॉरेस्ट गंप से ये बिल्कुल अलग होगी। क्योंकि हम लोग आपस में भी जब एक बात करते हैं, आमिर खान की आपको पता है जब फिल्म आती है 3-4 साल में एक बार आती है, तो एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, और बात ये होती है कि इस बार कौन सा रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि अपनी हर फिल्म का वो रिकॉर्ड हर बार तोड़ देते हैं। और नॉट ओनली जर्नलिस्ट, मतलब मुझे लगता है जितने सिनेमा लवर्स हैं सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं आमिर की फिल्म से। एक बात मैं कह देता हूं आपसे, रंग दे बसंती की पहला स्क्रीनिंग था कास्ट एंड क्रू के लिए, प्रसाद लैब हुआ करती थी एक अंधेरी में, तो वहां पे ये स्क्रीनिंग थी। वो स्क्रीनिंग हम सब जितने भी कलाकार थे या कैमरे के पीछे काम करने वाले लोग थे, हम सब ने मिलके वो पहला स्क्रीनिंग देखा। और बाहर आने के बाद मैंने एक बात कही थी, मुझे नहीं मालूम फिल्म का क्या होने वाला है, मैं ट्रेड को नहीं जानता, मुझे नहीं पता ज्यादा उसके बारे में, लेकिन एक बार मैं जरूर कह सकता हूं एक बात, कि जब कभी दुनिया में कहीं भी ये फिल्म हॉल में चल रही होगी, हम सब लोग बाहर सीना तान के खड़ा रह सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ, ये फिल्म हमने बनाई है, हमने बनाई, राइट।
रंग दे बसंती के बाद मैंने 2-3 दिन पहले हमारे जो वायकॉम 18 के सीईओ हैं अजित अंधारे साहब, उनसे फोन पे ये बात कही कि मैं ट्रेड को नहीं जानता क्या है क्या नहीं है। आमिर की फिल्म है तो जाहिर है कि सब लोग आएंगे देखेंगे, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, हम सीना तान के हॉल के बाहर खड़ा रह सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ ये फिल्म हमने बनाई है। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ ऑडियंस को। अच्छा सर, आमिर के बारे में जैसा हम सुनते हैं परफेक्शनिस्ट है, मतलब मैंने ये बात एक्सपीरियंस भी किया। उनका शो सत्यमेव जयते आता था, उसके बाद वो आमिर का असर किया करते थे आप लोगों हमारे ने किया चैनल के, हम लोगों ने किया था। तो हम मुंबई जाते थे उसके लिए, तो सत्यमेव जयते शो की एडिटिंग चल रही होती थी और वहां सबकी सांसें रुकी होती थी कि भाई 5 मिनट है एपिसोड में और ये आदमी जो है ये एडिट टेबल ही नहीं छोड़ता। मतलब वो सबके सब नीचे से ऊपर तक परेशान, मतलब हमने वो खुद से देखा है कि हाउ ही डज, मतलब ही इज, मतलब वो एक एक चीज में वो परफेक्शन ढूंढते हैं। सो उनके साथ काम करना एज अ राइटर कितना टफ रहा? एक तो ये पूरे सॉलिट्यूड में मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी, क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। और जो स्क्रिप्ट लिखी थी, ऑफ कोर्स एक फिल्म जो होती है वो एक सारे लोगों का एक साथ होना जरूरी होता है, जो भी क्रिएटिवली इन्वॉल्व है। ये कोई एक शख्स का काम नहीं है, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, कैमरामैन हो या कोई और हो। ये फुटबॉल जैसा है, एक आदमी फुटबॉल नहीं खेल सकता, एक औरत फुटबॉल नहीं खेल सकती। वैसे ही फिल्म का है, जब सब लोग इकट्ठा आते हैं तो जाके फिल्म बनती है। तो मैं उस बहुत सारे डिस्कशंस हुए। आप समझ सकते हैं कि अगर 14 साल लगे हैं तो भाई इसीलिए पूछा, 14 सालों में कितनी रीडिंग्स हुई करी होगी मैंने इस फिल्म की, कितनी बार कितने डिस्कशंस हुए होंगे। तो मेरे ख्याल से ये कलेक्टिव प्रोसेस जो है उसमें से बहुत खूबसूरत चीजें निकल के आई हैं, लेकिन मोटा मोटा जो फाइनल ड्राफ्ट था वही ये फिल्म है। सर एक आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि पीछे से आ गया डंडा की खत्म करो जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है। वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आई थिंक कुछ लाल सिंह चड्ढा की सक्सेस के बाद भी मुझे लगता है बचने चाहिए। बिल्कुल बहुत सारे सवाल और होंगे आपके पास, क्योंकि अब आप राइटर बन गए हैं। एक बात मैंने कभी किसी बड़े फिल्म मेकर के मुंह से सुनी थी कि यार कहानियां जो होती है ना वो 4-5 होती है, ठीक है, हम घुमा के उन्हीं 4-5 कहानियों को कहते हैं। और जैसे हम हाल ही में देखें KGF 2 ले लीजिए, पुष्प, बड़ी बेसिक कहानी है कि एक गरीब लड़का होता है वो डॉन बन जाता है। सिर्फ एक ट्रीटमेंट उसमें ऐसा था कि हम लोगों ने वो फिल्में पसंद की। सो इस पे आप कितना एग्री करते हैं कि कहानी और ट्रीटमेंट कितने कितने % आप मानते हैं इंपॉर्टेंट होता है? ये जो बात आप कह रहे हैं वो भरत मुनि ने पहली बार कही थी, जो हमारे नाटककार थे पहले संस्कृत के। उन्होंने कहा था कि दुनिया में सिर्फ 7 कहानियां हैं और या तो वो 7 कहानियां आती हैं या फिर जो भी कहानियां बनती हैं वो इसका कॉम्बिनेशन बनता है इन 7 कहानियों का, कभी 2, कभी 4, कभी 7। तो देखिए, जब हम ये बात कहते हैं तो बेसिकली हम इमोशंस की बात कर रहे हैं कि हम अगर ये कहते हैं कि मुझे क्या लगा, तो वही 5, 6, 7 चीजें हैं जो हमें लगती हैं। कभी उसकी तीव्रता जो होती है वो बढ़ती है, कभी कम होती है, लेकिन बातें तो वही हैं। मुझे दुख, मुझे खुशी हुई, है ना, मुझे गुस्सा आया, बातें तो वही हैं। जिसे हम रस कहते हैं वही है। तो जाहिर है कि इन्हीं रसों को मिलाकर कहानी कही जाएगी। तो मैं जी बिल्कुल मानता हूं कि यही होता है। हम ह्यूमन इमोशंस के साथ खेलते हैं, जो भी कहानी कहते हैं वो ह्यूमन इमोशंस के साथ खेलते हैं, और वही जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें मिला के कहानी बनती है। इसीलिए ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ट्रीटमेंट नॉट ओनली इन फिल्म के माध्यम में, सिर्फ फिल्म बनाने में नहीं, फिल्म लिखने में भी जो मन में कहानी है। इसीलिए फॉरेस्ट गम का जो स्क्रीन प्ले है वो इतना महान इसीलिए है, ट्रीटमेंट की वजह से। अगर आप उसकी नॉवेल जो है, ओरिजिनल नॉवेल जो है, वो अगर आप पढ़ें और इसका स्क्रीन प्ले पढ़ें तो आपको नजर ही नहीं आएगा कोई साम्य। इतना वो अलग है नॉवेल से स्क्रीन प्ले। तो बिल्कुल आपके सवाल का जवाब ये है कि जो
जो क्राफ्ट है उसका, जो ट्रीटमेंट है, वो बेहद जरूरी होता है किसी भी कहानी के लिए। मुझे ये भी पता कही जाती है, मुझे ये भी पता चल गया कि 7 तरह की होती हैं, 4-5 तरह की नहीं होती। और इन्होंने कहा था ये, क्योंकि मैंने कहीं सुनी थी ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई उसके बाद, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला किसने कहा था। तो सर थैंक यू सो मच। और लाल सिंह चड्ढा खूब सक्सेसफुल हो, और उसके बाद आप यही मूछें हों और एकदम ताव दें उन मूछों को। हम चाहेंगे कि वो तस्वीरें जो है वो भी हमारे पास आए, और फिर लाल सिंह चड्ढा की सक्सेस के बाद भी सर बैठेंगे और आमने सामने बैठेंगे और खूब सारे जो बचे हुए सवाल हैं बिल्कुल उन पे बातचीत करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और मैं जानता हूं कि ऑडियंस भी बहुत बात करने वाली है। एक बार ये फिल्म आ जाए तो बार बार देखने वाली है, और इतनी सारी चीजें हैं बात करने के लिए लाल सिंह के बारे में। बिल्कुल करते हैं सर। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू।